हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, पिछले क्लास तक हम लोग देख लिए थे कि डिजाइन फिलॉसफी वगैरह क्या है, किस तरह से कैसे कौन कौन से मेथड कब आए थे। उसके बाद में आज हम लोग देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड कि WSM मेथड क्या था, इसका क्या डिसएडवांटेज था कि हम लोग अल्टीमेट की तरफ आ गए, फिर अल्टीमेट के बाद हम लोग लिमिट स्टेट मेथड की तरफ आ गए। ठीक है, तो अभी जितना भी आरसीसी का डिज़ाइन होता है वो ज़्यादातर आपका किस पे होता है, लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग को भी पूरा लिमिट स्टेट मेथड ही पढ़ना है। बस थोड़ा सा आपको ये वर्किंग स्ट्रेस के बारे में जानना है कि वर्किंग स्ट्रेस से क्या था, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और वर्किंग स्ट्रेस का क्या एजम्पशंस है। यानी जब वर्किंग स्ट्रेस का डिज़ाइन किया गया था तो कुछ एजम्पशंस को लिए गए थे, वो एजम्पशंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको WSM मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ये आपका यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये दोनों आपको बेसिक चीज़ अभी तक बताते आ रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड को WSM मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, W फॉर वर्किंग, S फॉर स्टेट, M फॉर मेथड, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या कह रहा है कि दिस मेथड ऑफ डिजाइन वाज द ओल्डेस्ट वन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आरसीसी डिजाइन में सबसे पहला मेथड कौन आया था, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यानी पहले जो भी डिजाइन किया जाता था वो सारा किस पे बेस्ड था, आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड था। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि ये आपका बेस्ड है ऑन द ओल्डेस्ट वन, है ना, ऑन द ओल्डेस्ट वन। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन बाय द ओल्डेस्ट वन, ये क्या है, बहुत पुराना है। इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो किस पे बेस्ड है, तो ये किस पे बेस्ड है, आपका इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर इलास्टिक थ्योरी होता क्या है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी एंड एज्यूम दैट, ये क्या किया गया था, इसका जो डिजाइन किया गया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, तो ये किसके बेस पे किया गया था, तो इलास्टिक थ्योरी के बेस पे किया गया था। एंड एज्यूम दैट, और एज्यूम किया गया था बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक। यहाँ भी देखिए बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक, यानी इसमें जो एज्यूम किया था कि आपका स्टील और कंक्रीट दोनों किस मैनर में है, इलास्टिक मैनर में। इट एज्यूम दैट, यानी इलास्टिक थ्योरी में क्या एज्यूम किया गया था कि बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। और ये किसको ओबे करता है, किसको, किसके नियम को पालन करता है, हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ आपको पता होगा, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है ना। हुक्स लॉ आपको क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वही कह रहा है कि ये जो मेथड है, इस मेथड में किसको ओबे किया गया था, तो ये हुक्स लॉ को ओबे किया था। ये किसको ओबे किया था, हुक्स लॉ को ओबे किया था। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या क्या पॉइंट सीखे। ठीक है, कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, यानी सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये किस पे बेस्ड है, आपका इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील और कंक्रीट जो होता है ये दोनों इलास्टिक मैनर में होता है, यानी ये ओबे करता है किसको, हुक्स लॉ को। ठीक है, तो वर्किंग एंड देखिए बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इन इलास्टिक एंड ओबे हुक्स लॉ। अब देखिए इसी को पॉइंट वाइज बना करके हम लिखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ देता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, इसका एजम्पशंस का भी पूछ देगा, इसका डिसएडवांटेज पूछ देगा। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन आपको वर्किंग स्ट्रेस से पूछता है। इसमें डिजाइन वगैरह नहीं पूछता है क्योंकि डिजाइन अब लगभग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से खत्म हो गया। कुछ चीज़ का डिजाइन किया जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, बाकी सारा आपका लिमिट स्टेट मेथड से ही चलता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशंस क्या है। यही 3 क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ
व्यू से। ठीक है, तो आइए पहला तो देख लिए कि सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस थ्योरी पे बेस्ड है? इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो है आपका स्टील और कंक्रीट दोनों क्या होता है, इलास्टिक मैनर में कंसीडर किया गया है, यानी वो ओबे कर रहा है, किसको? नियम को पालन कर रहा है, तो हुक्स लॉ को। किसको फॉलो करता है? हुक्स लॉ को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो कह रहा है इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपका है ना बाबू, ये क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। ये क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है। दूसरा कह रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी। लीनियर इलास्टिक थ्योरी क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यानी इट इज बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी एंड एज्यूम दैट बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, ये कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक थ्योरी, यानी यह बेस्ड है आपका लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे। इस लीनियर इलास्टिक थ्योरी में क्या एज्यूम किया गया है? एज्यूम दैट बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक इन नेचर, यानी कंक्रीट और स्टील दोनों के नेचर को कैसा कंसीडर किया गया है? तो इलास्टिक नेचर का किया गया है, बट इलास्टिक दोनों होता नहीं है। ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस में क्या क्या कंसीडर किया गया वो देख रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है। ये किस पे बेस्ड है? लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे। इसमें क्या कंसीडर किया गया है? तो कंक्रीट और स्टील दोनों को किस में कंसीडर किया गया है? इलास्टिक इन नेचर में। ठीक है, अब आइए सेकेंड पेज में। ठीक है, इसको पॉज करके आराम से लिखते जाइए। ठीक है, अब आइए सेकेंड पेज में देखिए क्या कह रहा है कि नाउ एडेज कहने का मतलब आजकल के ज़माने में, नाउ एडेज इट इज़ यूज्ड फॉर डिजाइन वाटर टैंक, यानी अभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन किया जाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अभी भी डिजाइन किया जाता है, WSM मेथड से अभी भी डिजाइन किया जाता है, लेकिन वो सब चीज़ के लिए नहीं किया जाता है, वो सिर्फ किसके लिए किया जाता है? वाटर टैंक के लिए। ठीक है, अभी भी पानी का जो टंकी वगैरह बनाते हैं ना, कंक्रीट का आरसीसी का जो टैंक वगैरह बनाते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, तो अभी भी उसका डिजाइन किस पे किया जाता है? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है और थोड़ा सा क्या होता है? अनइकोनॉमिकल होता है, खर्च ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ है। तो अभी भी इसका डिजाइन किया जा रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, किसका? वाटर टैंक का। उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है इन दिस मेथड द परमिसिबल स्ट्रेस, देखिए इन दिस मेथड द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं तो जो मेरा परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, यानी सिग्मा परमिसिबल, यानी परमिसिबल स्ट्रेस जो हम लोग लेते हैं, इस परमिसिबल स्ट्रेस के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं? उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है, इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ में भाग दिया जाता है किससे? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। किसे दिया जाता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वही कह रहा है कि इन दिस मेथड द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक परमिसिबल स्ट्रेस हो गया और दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया। अब दोनों चीज़ आप समझिए पहले, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा सर और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा। अब देखिए, मान लिया जाए, ठीक है, अब एग्जांपल से ऐसे समझिए, मान लिया जाए आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी, आपके पास जो लोड लेने का क्षमता है वो मैक्सिमम 50 kg तक है। ठीक है, मैक्सिमम कितना है? 50 kg तक है। तो वो क्या हो गया आपका? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कि आप 50 kg तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, यानी अल्टीमेट तक हो गया। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई लोड दे दे 30 kg तो बड़ा इजी से लेके चल जाएंगे, 40 kg बड़ा इजी से लेके चल जाएंगे, लेकिन 50 kg अगर दे दे और 50 kg लोड कैरी करते समय आप तो लोड कैरी कर लीजिएगा, लेकिन हो सकता है वो कुछ आपका थोड़ा बहुत पैर वगैरह स्लिप कर जाए तो कुछ हो गया, यानी थोड़ा बहुत भी स्टेबिलिटी अगर आपका क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आप गिर जाइएगा।
लेकिन कम वेट रहेगा तो आप थोड़ा बहुत फिसल भी जाइएगा तो बैलेंस उसको कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। तो वही कह रहा है कि अल्टीमेट मतलब क्या हो गया कि फाइनली कितना लोड तक उस पर कैरी कर सकता है। परमिसिबल क्या हो गया, परमिसिबल यानी कितना तक आप उस पर परमिट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोड नहीं दीजिए। क्योंकि जैसे 50 बोले ना, तो 50 उसका कैपेसिटी है तो पूरे 50 नहीं, उसको 30-35 तक ही मैक्सिमम दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए। तो कितना देना है, 30 देना है, 35 देना है, या तो 30 के 40 के बीच रखेंगे तो कितना रखेंगे, वो कैसे आएगा। तो जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपका 50 kg का है, 50 kg का, तो इसमें क्या बोलता है कि भाग दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। यानी हम लोग सेफ फैक्टर एक लग चलेंगे। तो जैसे आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 50 है तो 50 में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देंगे। अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये डिपेंड करता है किस पे, तो मटेरियल पे। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है मटेरियल पे। जैसे यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करेगा, जैसे ये आदमी है तो इस आदमी के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि ये आदमी किस तरह का है, कितना इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी तरह जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ये भी डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे। वो कंक्रीट के लिए कुछ अलग लेते हैं, स्टील के लिए कुछ अलग लेते हैं। क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो वहाँ पे कंक्रीट भी होगा और वहाँ पे स्टील भी होगा, दोनों मिला करके जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग आरसीसी बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग वैल्यू लेते हैं। वो कितना लेते हैं ये आपका कोड बुक बताता है। ये कौन बताता है, आपका IS 456 कोड जो है उस कोड के अनुसार। तो वही देखिए कह रहा है कि इन दिस मेथड द परमिसिबल स्ट्रेस, यानी इसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे तो वही क्या आ जाएगा, आपका परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके बाद में लिमिट अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस तरह से गुना करके गुना भाग करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे क्या मारिएगा कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसमें भाग दिया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, उसमें भाग दिया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब बात कीजिएगा सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आइए अब आगे, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, कि आज अभी क्या है, सबसे पहला तो आपका जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। ये लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे आपका बेस्ड है। इसमें स्टील और कंक्रीट को दोनों को कैसा, यानी इलास्टिक नेचर में कंसीडर किया गया है, जो ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का अभी भी डिजाइन किया जाता है कहाँ पे, तो वाटर टैंक के डिजाइन में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो परमिसिबल स्ट्रेस के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो गया, तो मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, कितना उसका मैक्सिमम यानी एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट तक का जो स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेट हो गया। परमिसिबल यानी हमेशा कभी भी, जैसे मान लिया जाए जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे 50 kg लोड, 50 टन मान लीजिए 50 टन लोड लेने का कैपेसिटी है, तो हमेशा 50 टन से कम ही लोड उस पर देंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर मेरा सेफ रहे। थोड़ा सा भी 50 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो वो कोशिश करेंगे कि आप उससे हमेशा कम रखें। तो कितना कम रखें वही परमिसिबल स्ट्रेस हो गया कि कितना तक वैल्यू रखेंगे। तो उस परमिसिबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ में डिवाइड करेंगे किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं, स्टील के लिए क्या लेते हैं, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन यानी वहाँ पे वैसा कंक्रीट जिस कंक्रीट पे आपका बेंडिंग कंप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कितना लेते हैं, 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना लिया जाता है, 3। ये हम नहीं, IS कोड बोलता है। तो इन बेंडिंग कंप्रेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे, 3। और वही इन डायरेक्ट कंप्रेशन होगा तो वहाँ पे कितना ले लेंगे, 4। डायरेक्ट कंप्रेशन में ज़्यादा लेते हैं, कितना, 4। अभी ये बताएंगे क्यों 3 लेते हैं और क्यों 4 लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से ये याद रखिएगा, ये बहुत ही VVI है,
फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं या तो फिर आप सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए कितना लिया जाता है 3 और 4। 3 कब लेते हैं, जब क्या हो आपका बेंडिंग कंप्रेशन हो, तो ज़्यादातर बेंडिंग कंप्रेशन ही होता है जो हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा 3। ठीक है, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे 4। आप बताएंगे अभी कि 3 और 4 क्यों लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील, अगर स्टील का ले रहे हैं तो 1.78। यही जब लिमिट स्ट्रेस मेथड में जाएंगे तो कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। ठीक है, तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अभी बात कर रहे हैं WSM, तो WSM के बारे में देख लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं। तो समझ गए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल के, कंक्रीट है या तो स्टील। कंक्रीट के केस में क्या लेंगे, कंक्रीट में भी 2 केस, अगर जो कंक्रीट ले रहे हैं उस कंक्रीट पे आपका बेंडिंग कंप्रेशन अगर कर रहा है तो वहाँ पे 3 लेंगे, और सिर्फ डायरेक्ट कंप्रेशन अगर कर रहा है तो वहाँ पे 4 लेंगे। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग कंप्रेशन अगर करेगा, देखिए ऐसे समझिए, जैसे बेंडिंग कंप्रेशन अगर करेगा, जैसे ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इस पे लोड दीजिएगा इस तरह से, कुछ ये आपका इस तरह से इसे बेंड होगा, तो इसका हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में। हम लोग आपको बताए थे कि इसका जो होता है नेचर, ये कैसा होता है कंक्रीट का नेचर, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है टेंशन। तो इस तरह से कुछ बनता है डायग्राम, है ना। किसके केस में, बेंडिंग के केस में इस तरह से, यानी ये जो टॉप फाइबर होता है और यहाँ तो बॉटम फाइबर होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो रहा है, उसके बाद ये वैल्यू देखिए धीरे धीरे क्या होता है घटते चला जाता है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो वही कह रहा है जो आपका टॉप पे यहाँ ज़्यादा होता है बॉटम पे ज़्यादा रहा है, यानी थ्रू आउट सेम नहीं है। वही अगर डायरेक्ट अगर कंप्रेशन हो तो डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है, जो फाइबर है आपका इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन हो रहा है, यानी हर एक फाइबर पे आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस लग रहा है। हर एक फाइबर पे क्या होता है स्ट्रेसेस का वैल्यू यूनिफॉर्म होता है। अब अगर स्ट्रेसेस का वैल्यू यूनिफॉर्म आ रहा है हर एक फाइबर पे, तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 ले लेंगे, और इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना थोड़ा सा कम लेते हैं, कितना लेते हैं 3 लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए यहाँ बेंडिंग कंप्रेशन में कितना लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, और डायरेक्ट कंप्रेशन में कितना लेंगे 4। अब क्वेश्चन पूछेगा वाई, क्यों, कि हम लोग 3 क्यों लेते हैं और 4 क्यों लेते हैं, तो यही चीज़ रीजन है। क्योंकि बेंडिंग कंप्रेशन में क्या होता है, बेंडिंग कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस का वैल्यू टॉप पे होता है और बॉटम पे होता है। ठीक है, और धीरे धीरे स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, घटते जाता है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है थ्रू आउट सेक्शन आपका जो है यहाँ पे ये जो कंप्रेशन का वैल्यू है, ये थ्रू आउट सेक्शन जो कंप्रेशन का वैल्यू है ये यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे जो हो रहा है ना आपका स्ट्रेसेस का वैल्यू, कहीं भी देखिए सब जगह स्ट्रेसेस का वैल्यू का क्या होता है समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। कब, अगर सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रहा हो तो, डायरेक्ट कंप्रेशन हो रहा हो तो इस केस में क्या किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा ले आ जाता है, यानी ज़्यादा सेफ के लिए यानी 4 ले लेते हैं। और वही स्टील की बात करेंगे तो स्टील में कितना ले लेते हैं 1.78। स्टील में कितना लेते हैं 1.78। तो अभी सीख लिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो गया, तो परमिसिबल स्ट्रेस अब निकालना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, सिग्मा परमिसिबल निकालना है, तो आप क्या करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आप ही बताइए अल्टीमेट स्ट्रेंथ जैसे मान लिया जाए 150 मेगापास्कल है, ठीक है, जिसका यूज कर रहे हैं, उसमें भाग दे देंगे किससे परमिसिबल स्ट्रेस से। तो परमिसिबल स्ट्रेस अगर कंक्रीट का ले रहे हैं, ये कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट में कितना लेंगे 3 या 4। तो कंक्रीट में ज़्यादा केस हमको क्या देखने को मिलता है बेंडिंग कंप्रेशन, इसलिए आप डिजाइन करते हैं तो ज़्यादातर आपको वहाँ से बेंडिंग कंप्रेशन का ही दिखेगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना ले लिए 3 से भाग दे दिए। अब 150 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 × 5 = 15, कितना हो गया 50, है ना, 50 हो गया, यानी 50 मेगापास्कल। अब सोचिए
ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड इतना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है कि वो जो मेंबर है वो मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है 150 तक मेगापास्कल तक वो लोड ले सकता है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे ही भाग दे दिए तो वो कितना हो गया 50। तो कह रहा है जो आदमी 150 लोड ले सकता है उस पर आप 50 ही डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए। अब सोचिए कितना सेफ हो जाएगा स्ट्रक्चर। नहीं, जहाँ पे 150 तक वो मैक्सिमम कैपेसिटी था तो चलिए 150 नहीं दे करके 120 देते, 130 देते, 100 तक तो दे सकते थे ना, 50% से ज़्यादा तो दे सकते थे। लेकिन ये क्या बोलता है, नहीं 50 ही रखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 50। इसलिए यह स्ट्रक्चर क्या हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये सभी ड्रॉबैक था कि इतना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता था कि आपको मटेरियल्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, तो स्ट्रक्चर का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो जाता था, बहुत हैवी हो जाता था और खर्च भी बनाने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा लग जाता था। ठीक है, तो ये सब भी रीज़न है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड को छोड़ने का। तो ये समझ गए कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे बाबू, तो परमिसिबल स्ट्रेस में डिवाइड दे देंगे, किससे बताइए, ये परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ में भाग दे देंगे, किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अब आइए क्वेश्चन से, अब आपसे पूछेगा कि वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 और 4 कंक्रीट के केस में, स्टील के केस में तो 1.78 है ही, स्टील के केस में तो 1.78 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन कंक्रीट के केस में 2 कह रहा है। एक जगह कह रहा था 3 और दूसरे जगह कह रहा था 4। तो इनडायरेक्ट कंप्रेशन में आपका कितना था, 4 था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, याद रखिएगा। इन बेंडिंग कंप्रेशन में कितना था, 3 था। ठीक है, इन बेंडिंग कंप्रेशन में कितना था, 3 था। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में ज़्यादातर आपका यही सिर्फ लिखा रहेगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, तो 3। ठीक है, वो उतना पूरा खुल के नहीं लिखता है, जब खुल के लिख देगा इन बेंडिंग कंप्रेशन में 3 और यहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेशन लिख दे तो 4 लेंगे। अब डायरेक्ट कंप्रेशन में 4 क्यों लेते हैं, तो वही देखिए पिक्चर से अभी आपको समझाए थे ना कि ड्यू टू लोडिंग, इस पर जो लोडिंग आ रहा है स्ट्रेस, इस पर जो स्ट्रेस अकर करेगा प्रोड्यूस यूनिफॉर्म, इस पर जो स्ट्रेस आपका लगेगा थ्रू आउट सेक्शन आपका कैसा लग रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस लग रहा है। तो थ्रू आउट सेक्शन यूनिफॉर्म स्ट्रेस लग रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे। ठीक है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कितना लिया गया है, 4 लिया गया है। वही बेंडिंग स्ट्रेसेस में देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे टॉप फाइबर होगा, टॉप फाइबर पे स्ट्रेसेस का वैल्यू ज़्यादा होगा, बॉटम फाइबर पे स्ट्रेसेस का वैल्यू ज़्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होता है, कमते जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेसेस थ्रू आउट सेम नहीं है, थ्रू आउट सेम नहीं है सेक्शन पे, तो थोड़ा सा कम भी ले लेंगे तो काम चलेगा। वही कह रहा है कि एक्सट्रीम फाइबर हैज हाई स्ट्रेसेस वैल्यू, हैंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 3, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर पे ज़्यादा स्ट्रेसेस होता है और बॉटम पे बीच में आपका क्या होता है, कम होता है, इसलिए बीच में थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या किए हैं, रिड्यूस कर दिए, 4 की जगह 3 ले लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वाई। अगर आप जाइएगा इंटरव्यू में कहीं तो आपसे पूछ सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, तो आप बोलिएगा 3 और 4। 3 किसके लिए लेते हैं, जब उसमें क्या हो रहा हो, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, 4 किसके लिए ले लेंगे, जब आपका डायरेक्ट कंप्रेशन हो। ठीक है, तो ये आप पूछेगा सर क्यों, इसके लिए 3 क्यों लिए, उसके 4 क्यों, तो यहाँ बोलिएगा इसके लिए 3 इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम फाइबर है उसी पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस हो रहा है सबसे ज़्यादा, बाकी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट कंप्रेशन हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, थ्रू आउट सेक्शन में यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस आपका अकर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या लेते हैं, ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, अब आइए अब देखिए क्या कर रहा है, डिसएडवांटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पूछता है एग्जाम में। अभी जितना भी लिखवा है ना ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे, इसका डिसएडवांटेज क्या है। ये डिसएडवांटेज इसका पहला है, इट एज्यूम दैट कंक्रीट इज इलास्टिक इन नेचर विच इज नॉट ट्रू। कह रहा है ना कि ये एज्यूम किया था कि जो आपका कंक्रीट है वो कंक्रीट भी इलास्टिक नेचर का होता है, जबकि ये क्या है, सत्य बात नहीं है, जबकि ये क्या है, ट्रू नहीं है, कंक्रीट आपका इलास्टिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, इट एज्यूम दैट कंक्रीट इज इलास्टिक इन नेचर विच इज नॉट ट्रू एज द कंक्रीट बिहेव्स इन इलास्टिसिटी एट लो स्ट्रेस वैल्यू। कह रहा है कि जब स्ट्रेसेस का वैल्यू लो होगा, स्ट्रेसेस कम होगा, तो वहाँ पे कंक्रीट आपका जो है इलास्टिसिटी में बिहेव नहीं करता है,
कंक्रीट आपका इलास्टिसिटी में बिहेव नहीं करता है। तो ये क्या किए थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन करते समय कि स्टील और कंक्रीट दोनों को हुक्स लॉ को फॉलो करवाए थे, दोनों को इलास्टिक में कंसीडर किए थे। जबकि ट्रू ये है कि आपका कंक्रीट इलास्टिक में नहीं होता है, कब? जब उस पर लो स्ट्रेसेस का वैल्यू हो, जब उस पर लो स्ट्रेस यानी स्ट्रेसेस का वैल्यू कम हो रहा है, लोड कम लग रहा है, तो वो क्या होगा? इलास्टिक में नहीं रहेगा। ठीक है, जब लो स्ट्रेसेस वैल्यू। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट यूजेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली, यानी ये जो लिए थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी आप 3-4 जब भी देखे हैं या तो 1.78, ये सिर्फ किसके लिए थे? स्ट्रेसेस के लिए थे। ये सिर्फ किसके लिए थे? स्ट्रेसेस के लिए थे, बाकी स्ट्रेन वगैरह के लिए कंसीडर नहीं किए थे। यानी सिर्फ किसके लिए लिए थे? स्ट्रेसेस के लिए लिए थे। ठीक है, कह रहा है इट यूजेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है दिस मेथड गिव्स अनइकोनॉमिकल सेक्शन, यानी ये जो मेथड है ना ये आपको अनइकोनॉमिकल सेक्शन दिया है। अनइकोनॉमिकल सेक्शन कहने का मतलब क्या चीज़? यानी ये ऐसा सेक्शन दिया है कि जिसको बनाने में लागत आपका क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है बहुत कम आ रहा है। यानी बहुत कम लोड के लिए बहुत हैवी सेक्शंस हमको बनाने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दिस मेथड गिव्स अनइकोनॉमिकल सेक्शन। चौथा में कह रहा है इट डज नॉट अकाउंट ऑन क्रीप इफेक्ट, इस पे जो है क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था। क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था। क्रीप का इफेक्ट समझ रहे हैं, कंटिन्यूस इफेक्ट होता है। ठीक है, कंटिन्यूस लोडिंग के कारण जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है वही क्या कहलाता है? आपका क्रीप कहलाता है, यानी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो इसको कंसीडर नहीं किया गया था किसमें? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये सबको कंसीडर नहीं किया गया था। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का थोड़ा क्या हो गया? ड्रॉबैक बोलिए, इसका डिसएडवांटेज बोलिए। अगर एग्जाम में ड्रॉबैक आ जाए, एग्जाम में डिसएडवांटेज आ जाए, तो आप यही टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग स्ट्रेस का इतना ड्रॉबैक हो गया। अब एक चीज़ आपको बताएंगे वर्किंग स्ट्रेस का एजम्पशंस क्या है। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे वर्किंग स्ट्रेस को छोड़ के हम लोग अल्टीमेट पे क्यों आए, फिर अल्टीमेट के बाद हम लोग लिमिट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके अब स्टेप से हम लोग बढ़ते जाएंगे और इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। बस थ्योरेटिकल पोर्शन ही समझिए, अभी थ्योरी ही पढ़ना है। ठीक है, जब डिजाइन करवाएंगे लिमिट स्ट्रेस मेथड का तो वो पूरा एक एक स्टेप चलेगा। अभी वर्किंग स्ट्रेस की है क्या, इसका हिस्ट्री सीख रहे हैं, कब आया, इसमें क्या था, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया था, क्या परमिसिबल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया गया था, किस थ्योरी को फॉलो किया गया था, क्या हुक्स लॉ बोल रहा था। तो ये सब चीज़ें को देखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लास आज पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब इसके एजम्पशंस के साथ। ठीक है, कि WSM का क्या एजम्पशंस था उसको देख लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।